हेलो एवरीवन, दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू आर एस कॉर्नर। सो आज वीडियो थोड़ा सा लेट है क्योंकि बहुत सारी थ्योरीज हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को लेकर के थी। देन मैंने कुछ एक वीडियो से भी कवर किया तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग गया। बट वैसे मैं सोच रही हूँ कि इस टाइम पे डिनर के बाद में सभी फ्री होते हैं तो उस टाइम पे अगर प्रीमियर चलेगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, सबके लिए अच्छा रहेगा, सबको नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाएगी। बाकी आप अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या मैं आपकी नीड्स के अकॉर्डिंग जो है वो वीडियो डाल पा रही हूँ। कोई कमी पेशी हो तो आप उसके बारे में मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो कल के प्रॉमिस के अनुसार आज का हमारा जो चैप्टर है वो है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, और इस चैप्टर का नाम है फैक्टर्स अफेक्टिंग चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। पिछली वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको पिंड कमेंट में या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, या आप सिंपली आर एस कॉर्नर पर जाइएगा, वहाँ से प्लेलिस्ट के लिंक देख लीजिएगा। वहाँ पर हिमाचल के डिस्ट्रिक्ट वाइज में से हमने ऊना डिस्ट्रिक्ट कवर किया है और अदरवाइज़ हिंदी का फर्स्ट चैप्टर कवर किया है, और साइकोलॉजी की 2 वीडियोस इससे पहले आ चुकी हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो वो सारे के सारे कारक जो कि एक बालक की ग्रोथ और डेवलपमेंट को यानी कि वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, वो 2 हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, मोटे मोटे तौर पर। ठीक है, बात करें हेरिडिटी की तो इसको वंशानुक्रम हिंदी में कहते हैं या अनुवांशिकी इसको कहते हैं, और इसको नेचर के साथ में रिलेट किया जाता है। और एनवायरनमेंट को हिंदी में कहते हैं वातावरण, इसको नर्चर के साथ में यानी कि पोषण के साथ में रिलेट किया जाता है। बात करें हेरिडिटी की तो हेरिडिटी में वो सब कुछ काउंट होता है जो कि हमारे पेरेंट्स से हमें विरासत में मिलता है, चाहे वो हमारा रंग हो, रूप हो, स्ट्रक्चर हो, फेशियल फीचर्स हो, आई का कलर हो, हेयर कलर हो, इंटेलिजेंस हो। जितनी भी चीज़ें हमें पेरेंट्स के अनुकूल मिलती हैं, पेरेंट्स के साथ कुछ सिमिलैरिटीज़ में मिलती हैं, उनको हम अनुवांशिकी में इंक्लूड करते हैं, और उसको कहा जाता है नेचर यानी कि प्रकृति से मिली हुई चीज़ें विरासत में। ठीक है, ये स्टैटिक है, फिक्स्ड है, इसमें कोई बदलाव हम नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ एक बार मिल गई वो लाइफ लॉन्ग रहने वाली है। ओके, और ये हमारे पास में पर्सनालिटी का बेस बनाती हैं। नेक्स्ट आता है एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को, हमारे व्यवहार को या हमारे विकास को प्रभावित करती हैं बेसिकली, एक्सेप्ट आर हेरिडिटरी मेकअप और जीन्स। ओके, सो हेरिडिटरी मेकअप जो है वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, ठीक है। लेकिन आजकल जो है वो एक रिसेंटली ब्रिटेन में एक हमारे पास में एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। ब्रिटेन में पहली ऐसी बच्ची पैदा हुई है, पहला ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो कि 3 लोगों के जीन्स से मिलकर के बना है, ठीक है। और ऐसा इसलिए किया गया है ताकि हेरिडिटी के दौरान जो वो क्या होता है कि हमारे पास में पेरेंट्स की कुछ एक डिजीज़ जो है वो साथ में ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो उन डिजीज़ से निजात पाने के लिए, ताकि वो आगे बच्चों में ना आए, इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया और वो सक्सेसफुल रहा है। और ब्रिटेन में पहला ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो कि 3 लोगों के जीन्स के की जिसमें जो है वो मतलब आप कह सकते हो एंड हुआ है। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे थे एनवायरनमेंट के बारे में। तो एनवायरनमेंट में वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं जो कि हमारी पर्सनालिटी को, हमारे विकास को प्रभावित करती हैं, एक्सेप्ट आर जीन्स और हेरिडिटरी मेकअप। इसको पोषण के साथ में या नर्चर के साथ में रिलेट किया जाता है, और ये परिवर्तनशील है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम पैदा कैसे भी वातावरण में हो सकते हैं, लेकिन अपनी मेहनत करके हम एक रिच एनवायरनमेंट अपने लिए क्रिएट कर सकते हैं। या कोई बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा है, मान लीजिए कि उसके पेरेंट्स उसको बहुत अच्छा नहीं दे पा रहे हैं, हो सकता है कि वो किसी ऐसे वातावरण में चला जाए, कोई टेस्ट ऐसा क्रैक कर ले कि उसको वहाँ पर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिले, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है एनवायरनमेंट, और ये परिवर्तनशील है, हम पर डिपेंड करता है और कई बार सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है। और अगर उसमें चेंजेस आते हैं तो डेफिनेटली वो हमारी पर्सनैलिटी को भी चेंज करने में कामयाब रहता है, ठीक है। अब बात करते हैं हेरिडिटी में क्या क्या आता है। हेरिडिटी में ऐसे गुण और हमें आते हैं जो कि पेरेंट्स से विरासत में प्राप्त हुए हैं, इंक्लूडिंग इससे सेक्स ऑफ चाइल्ड भी डिटरमाइन होता है। वो लड़का होगा, लड़की होगा, कलर कैसा होगा उसका, टेक्सचर कैसा होगा, वॉइस किस तरीके की होगी, स्ट्रक्चर कैसा होगा, उसका इंटेलिजेंस कैसा होगा, ये सब चीज़ें हमें कुछ एक जो है वो विरासत में मिलती हैं। इंटेलिजेंस में मैं बहुत ज़्यादा फैक्टर नहीं मानूंगी, लेकिन या कुछ बच्चे शार्प होते हैं, कुछ एक स्लो लर्नर्स होते हैं, वो हेरिडिटी के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एनवायरनमेंट के अनुसार अगर उसको अच्छे मेथड्स के साथ में लाया जाता है तो
विद प्रैक्टिस, विद द पैसेज ऑफ टाइम उसको करेक्ट भी किया जा सकता है, ठीक है। दैट्स वाई एजुकेशनल इम्प्लीकेशन इसकी बहुत ज़्यादा है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट के चैप्टर की। नेक्स्ट बात करें एनवायरनमेंट की, तो इसमें सारे के सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, लाइक हमारे पास में एजुकेशनल एनवायरनमेंट किस तरीके का है, टीचर्स किस तरीके के हैं, स्कूलिंग कहाँ पे हो रही है, एजुकेशनल क्वालिटी किस लेवल की है, पीयर्स किस तरीके के हैं, उनका एनवायरनमेंट सारा का सारा प्ले करता है रोल। नेक्स्ट आता है न्यूट्रिशन की बैलेंस डाइट मिल पा रही है, उसकी जो बेसिक नीड्स हैं हेल्थ को लेकर के, न्यूट्रिशन को लेकर के, और अदर हमारे पास में जो बेसिक नीड्स रहती हैं लाइक शेल्टर हो गया, फूड हो गया, एट्सेट्रा, वो कितनी तरह से पूरी हो रही हैं, कितनी अमाउंट में और अच्छे से पूरी हो रही है। नेक्स्ट है एक्सपोजर या अपॉर्चुनिटीज़। कई बार बच्चों को हेरिडिटरी रूप से तो अच्छी चीज़ें मिली होती हैं, लेकिन उनको एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता है, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती कि वो अपने अंदर के जो टैलेंट्स हैं उनको बाहर निकाल पाए, या उनको एक अच्छा गाइडेंस मिल पाए कि वो बहुत अच्छा करें अपनी लाइफ में, उस फील्ड में आगे बढ़ सकें। नेक्स्ट है मोटिवेशन या लाइफस्टाइल या कॉन्फिडेंस किस लेवल का है उनके अंदर, ठीक है। ये सब चीज़ें उनके डेवलपमेंट को प्रभावित करती हैं और एनवायरनमेंट में इंक्लूड होती हैं। अब बात करते हैं हेरिडिटी की। हेरिडिटी जैसे कि मैंने आपको कहा कि इसको नेचर के साथ में रिलेट किया जाता है और इसको हम बदल नहीं सकते हैं। जेनेटिक मेकअप को हेरिडिटी कहा जाता है, जो कि पेरेंट्स से हमें मिलता है, फिक्स्ड होता है, स्टैटिक होता है। तो ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन जो फादर का स्पर्म है और मदर का एग है, जब उनका फर्टिलाइजेशन होता है आपस में तो बनती है जाइगोट, ठीक है। तो हमारे पास में जाइगोट बनता है और जाइगोट के अंदर क्या होता है कि हमारे पास में गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, ओके। अब ये जो साइटोप्लाज्म होता है ना हमारे पास में जाइगोट के अंदर, तो इसमें क्या होता है कि एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है। न्यूक्लियस यानी कि बीचों बीच में एक न्यूक्लियस होगा और उसके अंदर हमारे पास में 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, गुणसूत्र होते हैं। अब ये क्रोमोसोम क्या होते हैं, 23 पेयर्स बोला मैंने, तो पेयर का मतलब होता है जोड़ा, ठीक है। 23 पेयर्स हैं, यानी कि टोटल वैसे कितने होंगे, 23 + 23 46, या फिर 23 × 2 कर दो आप, मल्टीप्लाई 2 तो 46, ठीक है। 46 टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं। और अगर पेयर्स या जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े जो है वो हमारे क्रोमोसोम्स के न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, जो कि जाइगोट में विद्यमान होता है, ठीक है। अब ये कैसे पेयर्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से 23 पेयर जो है वो 23 जो हमारे पास में क्रोमोसोम्स हैं वो माता के होते हैं, 23 क्रोमोसोम जो है वो हमारे पास में पिता के होते हैं, और टोटल मिलाकर के 23 पेयर बन जाते हैं, यानी कि टोटल 46 क्रोमोसोम्स जो वो हमारे अंदर बन जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में जीन्स की, क्योंकि इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो जीन्स रहते हैं। अब ये जीन्स क्या होते हैं, हमारे पास में फीचर्स होते हैं। फीचर्स क्या होते हैं, मतलब आप कह सकते हो कि जो हमारे अंदर जो है वो मेकअप तैयार करेंगे कि हमारे फीचर्स कैसे होंगे। फिजिकल फीचर्स हो गए, कलर हो गया, टेक्सचर हो गया, बालों का कलर हो गया, आंखों का रंग हो गया, आवाज़ हो गई, ठीक है, पर्सनालिटी टाइप हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये सब चीज़ें जो वो जीन्स के अंदर आती हैं, ठीक है। तो इन क्रोमोसोम्स के अंदर जो है ना बहुत सारे जीन्स लगे होते हैं, ठीक है। आप समझ सकते हो इसको जैसे कि कोई फ्लावर होता है, फ्लावर के अंदर आप देख सकते हो कि हमारे पास में एंथर्स होते हैं बहुत सारे, है ना, वो एक उसके ऊपर स्टैमेन के ऊपर बहुत सारे एंथर्स लगे होते हैं। ठीक उसी तरह से हमारे पास में क्रोमोसोम्स के ऊपर बहुत सारे जीन्स होते हैं जो कि हमारे फीचर्स को डिफाइन करते हैं कि हमारे अंदर फीचर्स कैसे होंगे, और वो ही हमारे पास में हेरिडिटी में आगे आ जाते हैं, ठीक है, कैरेक्टर्स की फॉर्म में। ओके, अब इन जीन्स में हमारे पास में क्या होता है कि दो फॉर्म के सेल्स होते हैं, दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक सेल्स और दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। अब ये जो सोमैटिक सेल्स होते हैं ना, इनको हम दैहिक कोश बोलते हैं, यानी कि ये शारीरिक संरचना, रंग, रूप इत्यादि को तय करते हैं, ठीक है, यानी कि बेसिकली हमारे स्ट्रक्चर, कलर और फीचर्स को डिफाइन करते हैं सोमैटिक सेल्स। दैहिक कोश, दैहिक शब्द से ही आप समझ जाओगे, शारीरिक रूप से जो हमें विजिबल चीज़ें होंगी उनको डिफाइन करेंगे। दूसरे होते हैं जर्म सेल्स। तो जर्म सेल्स को हम बोलते हैं उत्पादक कोश, यानी कि जो हमारे पास में रिप्रोडक्टिव सेल्स को बनाएंगे। जैसे कि अगर लड़की होगी तो उसके अंदर जो है वो ओवम, एग्स एट्सेट्रा जो है वो रिप्रोडक्टिव सेल्स जो है वो फर्दर डेवलप होंगे इसके थ्रू, और अगर मेल चाइल्ड होगा तो उसके अंदर स्पर्म्स की डेवलपमेंट होगी। ये रिप्रोडक्टिव सेल्स की डेवलपमेंट होती है जर्म सेल्स के थ्रू, ठीक है। तो ये बेसिकली मैंने आपको जीन्स के बारे में बताया कि जीन्स किस तरीके से क्रोमोसोम के ऊपर इम्बेडेड होते हैं और वो किस तरीके से इन दो तरह के सेल्स को अपने अंदर लेके चलते हैं, और इन दो सेल्स की वजह से जो वो हम फाइनली जो है वो निकल के आते हैं, या तो हम लड़का लड़की की फॉर्म में आते हैं, इंटेलिजेंस किस तरीके का होगा, रंग क्या होगा, शक्ल कैसी होगी, वो सब चीज़ें इसकी वजह से आती हैं।
अब मैंने आपको कहा था 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, जो 23 पेयर्स में से 23 क्रोमोसोम माता से आते हैं, 23 क्रोमोसोम पिता से आते हैं, और कुल मिला के उनका जोड़ा बन जाता है 23 पेयर्स, और टोटल 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, प्लस करके देख लो, ठीक है। तो ये जो 23 पेयर होते हैं ना, इसमें से 22 हमारे पास में ऑटोसोम्स होते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेम, ठीक है, ऑटोसोम्स होता है सेम, ठीक है। और उनमें क्या होता है कि हमारे पास में फिजिकल फीचर्स होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में सोमैटिक सेल्स होते हैं उसमें, ठीक है, सोमैटिक सेल्स होते हैं उसमें कि हमारा फीचर कैसा होगा, रंग कैसा, रूप कैसा होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें होंगी। और उनमें एक जो है वो जो 23 आएंगे, उनमें से 23 में से 22 जो है वो हमारे पास में ऑटोसोम्स होंगे, और एक जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होगा। अब ये सेक्स क्रोमोसोम ना फीमेल में जो है वो हमारे पास में एक्स की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है, लेकिन जो मेल होता है ना उसमें एक्स और वाई की फॉर्म में पाया जाता है। और जब फर्टिलाइजेशन होती है तो क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, कि सेक्स ऑफ चाइल्ड को डिटरमाइन करने के लिए, कि बच्चे का सेक्स क्या होगा, वो लड़का होगा या लड़की होगी, ठीक है। अब आगे इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास में जो फीमेल है उसमें एक्स क्रोमोसोम होते हैं, जो ये हमारे पास में सेक्स क्रोमोसोम होता है उसमें, ठीक है। और जो मेल होता है उसमें एक्स और वाई की फॉर्म में होता है। मान लीजिए कि हमारे पास में फर्टिलाइजेशन के टाइम पे फीमेल का तो चलो एक्स ही होगा, और लेकिन मेल का भी अगर एक्स क्रोमोसोम अगर हमारे पास में फर्टिलाइज हो जाता है तो बनेगा एक्स एक्स, ठीक है। जाइगोट कौन सा होगा हमारे पास में, एक्स एक्स, और उसमें कौन सा बच्चा पैदा होगा, लड़की चाइल्ड पैदा होगी, ठीक है। और उसी तरीके से फीमेल का एक्स और मेल का वाई अगर हमारे पास में फर्टिलाइज हो जाता है तो एक्स वाई बनेगा, और उससे हमारे पास में लड़का बच्चा पैदा होगा, यानी कि बॉय चाइल्ड जो है वो पैदा हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास में जीनोटाइप और फिनोटाइप की, ठीक है। जीनोटाइप का मतलब क्या होता है, जीनोटाइप जो है वो हमारे पास में, जीनोटाइप में हमारे पास में वो चीज़ें आती है जो कि विजिबल नहीं होती हैं, वैसे विजिबल नहीं भी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि हमारे पास में जिसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, चाहे वो इंटेलिजेंस के लेवल पर हो और अदर चीज़ें हो, जिनको हम वैसे मेज़र नहीं कर सकते, लेकिन जब हम कोई काम करेंगे तब हमारा पता लग जाएगा। और अदरवाइज़ आप देख सकते हो कि फिंगरप्रिंट्स वैसे हमारे विजिबल नहीं होते, हाथ सबके सेम होते हैं, लेकिन जब हम फिंगरप्रिंट्स लेते हैं तो वो सबके डिफरेंट आते हैं, ठीक है। और फिनोटाइप में हमारे पास में ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स आते हैं, लाइक दो लोगों की शक्लें सेम नहीं होगी, ठीक है, दो लोगों का स्ट्रक्चर सेम नहीं होगा, दो लोगों की आंखें सेम नहीं होंगी, तो फिनोटाइप में हमारी ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स आ जाती हैं, ठीक है, जो फिजिकल स्ट्रक्चर्स में आ जाएंगी। और जीनोटाइप में हमारे पास में जेनेटिक मेकअप में वो चीज़ें आ जाती हैं जो कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस को कैरी करके चलती हैं और जो वैसे विजिबल नहीं भी हो सकती हैं। अब बात करते हैं ट्विन्स की, ठीक है। अभी तक हमने देखा कि लड़की बच्चा पैदा हो जाता है, लड़का बच्चा पैदा हो जाता है, लेकिन कई बार ट्विन्स भी होते हैं या मल्टीपल चाइल्ड भी पैदा हो जाते हैं, ठीक है, 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो जाते हैं कई बार, तो वो कैसे होते हैं। और उनमें ट्विन्स में जो है वो 2 तरह के हमारे पास में ट्विन पाए जाते हैं। इससे आपको अदर चीज़ों की भी समझ हो जाएगी कि किस तरीके से बाकी चीज़ें हो जाती होंगी, ठीक है। तो जो हमारे पास में ट्विन्स है वो 2 तरह के होते हैं, आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल। तो आइडेंटिकल ट्विन्स को हम वैसे क्या बोलते हैं हिंदी में, सम यमज, ठीक है। तो ट्विन्स को यमज बोला जाता है, और आइडेंटिकल मतलब सम का मतलब होता है समान, ठीक है। और दूसरे होते हैं फ्रेटर्नल ट्विन्स, यानी कि बंधु यमज, यानी कि पैदा साथ में हुए, भाई बहन हैं या भाई भाई हैं, बहन बहन हैं, लेकिन वो साथ में पैदा हुए हैं, ट्विन्स हैं क्योंकि वो, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स की, तो ये मोनोजाइगोटिक होते हैं। मोनोजाइगोटिक का मतलब होता है कि सिंगल जाइगोट, यानी कि सिंगल ओवा, सिंगल स्पर्म से वो पैदा होंगे। और फ्रेटर्नल जो हमारे पास में ट्विन्स होते हैं वो डाइजाइगोटिक होते हैं, यानी कि 2 एग सेल्स और 2 स्पर्म्स से जो वो डिफरेंटली सेपरेट फॉर्म में जो वो पैदा होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं आइडेंटिकल ट्विन्स की, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है कि जब हमारे पास में फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि जो फीमेल का ओवम होता है, ठीक है, उसके साथ में स्पर्म को, जैसे बहुत सारे स्पर्म्स आएंगे, उसमें से एक स्पर्म जो है वो क्या होगा कि उस ओवम के साथ में टकराएगा और उनके बीच में फर्टिलाइजेशन होगा। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान क्या होता है कि वो हमारे पास में जो ओवम होता है वो 2 हिस्सों में बंट जाता है, ठीक है, क्योंकि वो एक आया है, वो एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, जो स्पर्म आया है, ठीक है। और होगा तो एक ही, या तो एक्स होगा या वाई होगा, ठीक है। और हमारे पास में ओवम भी क्या है,
सिंगल ही है, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है कि हमारे पास में, अब देखिए वो डिवाइड तो हो गया, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो वापस से जुड़ नहीं पाता है। नॉर्मली वो जुड़ जाता है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो आपस में जुड़ नहीं पाता है, वो अलग अलग बच्चों के रूप में जो डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ऐसा होता है तो हमारे पास में मोनोजाइगोटिक यानी कि आइडेंटिकल ट्विन्स की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब क्योंकि मैंने आपको कहा कि वो स्पर्म सेम ही था, लेकिन वो डिफ्यूज़ हो गया आगे चल कर के ओवम, और वो वापस आके अटैच नहीं हो पाया, ठीक है। तो जब हमारे पास में एक ही सेक्स क्रोमोसोम ने दूसरे फीमेल के सेक्स क्रोमोसोम के साथ में मतलब अटैच किया, तो या तो लड़की चाइल्ड होगी या फिर लड़का चाइल्ड होगा। अब ऐसे केस में जब एक ही स्पर्म ने एक ही ओवम को फर्टिलाइज किया है, लेकिन वो दो हिस्सों में बंटा है, तो वो दोनों या तो लड़कियां होंगे या लड़के होंगे, ठीक है। अब आप समझ सकते हो कि हमारे पास में जो आइडेंटिकल ट्विन्स है उसमें सेम जैसे बच्चे होंगे, और क्योंकि हमारे पास में सेम क्रोमोसोम्स जो है वो वहाँ पर फर्टिलाइज हुए हैं, तो उनके बहुत सारे फीचर्स मिलते जुलते होते हैं, ठीक है। सेम फीचर होंगे, सेम इंटरेस्ट होंगे, लेकिन उसमें फिंगरप्रिंट्स जो है वो डिफरेंट रहते हैं। ये आप समझ लीजिए आइडेंटिकल ट्विन्स के बारे में। अब दूसरा है हमारे पास में फ्रेटर्नल ट्विन्स, यानी कि बंधु यमज। इनको डाइजाइगोटिक बोलते हैं। डाई का मतलब होता है दो, ठीक है। यानी कि दो हमारे पास में एग सेल्स है, दो हमारे पास में स्पर्म सेल्स है, दो जाइगोट के रूप में ये डेवलप होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है हमारे पास में, नॉर्मली क्या होता है कि 28 दिन का जो हमारा फीमेल का साइकिल होता है, उसमें एक ओवम जो है वो हमारा निकल के आता है और वो डेवलप होता है, रिप्रोडक्शन के लिए जो है वो तैयार होता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कुछ हमारे पास में वेरिएशन भी आ जाती है, जिसकी वजह से दो ओवम निकल के आ जाते हैं, वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी होते हैं। और क्योंकि वहाँ पर दो एग्स जो है वो तैयार बैठे हैं फर्टिलाइजेशन के लिए, और ऐसे टाइम पे क्या होता है कि मेल के साथ में जब उसका लिंक होगा उस तरीके से, तो उसमें क्या होगा कि हमारे पास में दो स्पर्म्स जो है वो दो ओवम को जो है वो क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। अब दो अलग अलग स्पर्म्स ने दो अलग अलग ओवम को जो फर्टिलाइज किया है, तो उनके क्रोमोसोम्स अलग अलग होंगे, ठीक है। और वो क्रोमोसोम एक्स एक्स भी हो सकते हैं मेल के दोनों स्पर्म्स में, और एक्स और वाई भी हो सकते हैं। अब क्योंकि दो अलग अलग है वो, तो इसलिए क्या होगा कि हमारे पास में लड़की लड़की होने के चांसेस भी हैं, लड़की लड़का होने के भी चांसेस हैं, और लड़का लड़का होने के भी चांसेस है। मीन्स या तो सिस्टर्स पैदा हो सकती है, दोनों दोनों भाई बहन भी पैदा हो सकते हैं, या दोनों भाई भी पैदा हो सकते हैं। इस तरीके से आप समझिए कि यहाँ पर दो स्पर्म्स ने दो ओवम्स को फर्टिलाइज किया है, वो अलग अलग जो है वो बन रहे हैं, तो इसलिए उनके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होंगे, ठीक है। वो दोनों एक दूसरे के साथ सिमिलैरिटी कम रखते होंगे, उनके इंटरेस्ट अलग हो सकते हैं, ब्लड ग्रुप्स अलग हो सकते हैं, वो ब्रदर्स हो सकते हैं, वो सिस्टर्स हो सकती हैं, या ब्रदर सिस्टर हो सकते हैं। ये डिफरेंस है हमारे पास में आइडेंटिकल ट्विन्स और फ्रेटर्नल ट्विन्स का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो आप थोड़ा सा इसको पीछे ले जाइए, वीडियो को फिर से सुनिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि आइडेंटिकल और फ्रेटर्नल ट्विन्स में क्या डिफरेंस है, और क्यों फ्रेटर्नल में बॉय गर्ल या गर्ल्स या फिर बॉयज़ पैदा हो जाते हैं, और आइडेंटिकल में क्यों सेम सेक्स के चाइल्ड पैदा होते हैं, ठीक है, और उनमें क्यों सिमिलैरिटीज़ होती हैं। अब बात करेंगे हम एक्सपेरिमेंट्स की और थ्योरीज की, जो कि कुछ एक साइकोलॉजिस्ट ने, कुछ एक साइंटिस्ट ने करे हैं परफॉर्म। तो सबसे पहले नाम आता है ग्रेगर जोहन मेंडल का, ठीक है। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। इन्होंने जीन्स के ऊपर स्टडी की थी बेसिकली, और इनका जो सब्जेक्ट का जो हमारे पास में टॉपिक रहा था वो था पी प्लांट। इन्होंने मटर के पौधों के ऊपर जो है वो स्टडी करी थी, और दो ला दिए थे हेरिडिटी के, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभावशीलता की प्रधानता, और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि अलगाव पृथकता, ठीक है। अब इसको आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर से समझे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि इन्होंने फर्टिलाइजेशन करवाई एक लंबे मटर के पौधे और एक बोने मटर के पौधे के बीच में, ठीक है। तो अब इसमें क्या हुआ कि जब बच्चे पैदा हुए उनके, यानी कि आप कह सकते हो कि जनरेशन पैदा हुई, तो उसमें क्या हुआ कि सारे के सारे जो टॉल प्लांट्स आए, ठीक है। हमारे पास में जो पहली पीढ़ी है, आप यहाँ से देखिए, ये फर्स्ट जो जनरेशन है, इसमें सभी लंबे जो है वो हमारे पास में पी प्लांट 100% पी प्लांट जो वो लंबे थे, ठीक है। तो इसमें डोमिनेटिंग ट्रेट था हमारे पास में जो ये टी है, यानी कि जो टॉल वाला टी है वो हमारे पास में डोमिनेटिंग ट्रेट था, और सारे के सारे जो वो हमारे पास में लंबे पौधे आए। लेकिन इसमें एक चीज़ ये थी कि जैसे कि हमारे पास में अब जीन्स का जो ब्लेंड बना था वो टी था, तो इसमें लंबे टी का भी था हमारे पास में जीन, और शॉर्ट वाले टी का भी था। तो जब हमारे पास में सेकंड पीढ़ी आई, तो उसमें फिर से क्या हुआ, डोमिनेंट ट्रेट जो है वो हमारे पास में हावी रहा, यानी कि 3 जो है वो टॉल प्लांट्स हो गए, और एक जो है वो हमारे पास में स्मॉल प्लांट हो गया। 3:1 की रेशो में जो है वो बच्चे
आए आगे टॉल और शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो अब हमारे पास में जो रिसेसिव ट्रेट था, यानी कि जो कम, आप कह सकते हो रिसेसिव ट्रेट था, यानी कि डोमिनेटिंग नहीं था, जिसकी प्रधानता कम थी, वो भी अब ट्रेड सामने निकल के आया। यानी कि ऐसा नहीं था कि वो ट्रेड खत्म हो गया था, वो था जिंदा, और जैसे ही उसको मौका मिला वो अलग से निकल के आ गया, ठीक है। और तृतीय श्रेणी में उन्होंने देखा कि हमारे पास में स्मॉल भी आ रहे हैं, टॉल भी आ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने क्या किया कि हमारे पास में दो तरह के लॉ दिए, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। बोला कि जब पहली बार चीज़ें जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, हमारे पास में जो डोमिनेटिंग ट्रेट होता है, यानी कि जिसकी प्रभावशीलता ज़्यादा होती है, वो निकल के आता है। तो हमें फिजिकली विजिबल कौन सा होता है, जो ट्रेट जो है वो डोमिनेटिंग होगा। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन भी होता है, यानी कि उसमें जो है वो हमारे पास में जो प्रधान गुण नहीं है वो भी विद्यमान रहता है, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो अलग होकर निकल के आ जाता है, अलगाव उसमें रहता है, और पृथक निकल करके अगली जनरेशन में वो आ सकता है। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस और प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन, ये इन्होंने दो हमारे पास में क्या दिए थे, लॉज दिए थे हेरिडिटी के। किसने दिए थे, ग्रेगर जोहन मेंडल ने, जो कि फादर ऑफ जेनेटिक्स कहे जाते हैं, ठीक है। और पी प्लांट के ऊपर इन्होंने रिसर्च करी थी। नेक्स्ट बात करते हैं एक और थ्योरी की, जो कि डार्विन ने दी थी। डार्विन ने दी थी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब ये डार्विन और लैमार्क की दो थ्योरीज है, ये इवोल्यूशन से रिलेटेड है, कि किस तरीके से हम जो है वो जैसे पिछली पीढ़ियों में थे वैसे अब नहीं है, एडवांस्ड कैसे आए हैं, और किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो डार्विन ने क्या कहा कि हमारे पास में वही इंसान या वही पीढ़ी जो है वो आगे बच पाती है, जो कि, या वही स्पीशीज़ जो है वो बच पाती है आगे चल कर के, जो कि हमारे पास में जिस तरीके का एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्ट होने में, उसमें अपनी एडजस्टमेंट में कामयाब हो जाती है, ठीक है। तो इसमें बोला कि सर्वाइव कौन कर पाता है, जो कि फिट हो पाता है किसी वातावरण में, ठीक है। अब नेचुरली आप बात लीजिए कि आप किसी अलग देश में चले जाते हैं, तो वहाँ पर आप अगर उस कल्चर में मोल्ड हो पाते हैं या कल्चर के अकॉर्डिंग आप बन पाते हैं, तो आप आराम से वहाँ पर सर्वाइव कर जाएंगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम वहाँ पर अगर फिट नहीं बैठ पा रहे हैं तो हमें वापस आना पड़ता है, अपने देश में आना पड़ता है, अपनी जगह पे आना पड़ता है, ठीक है। तो आप इससे एग्जांपल ले सकते हैं। दूसरी चीज़ आप ले सकते हैं एग्जांपल, हमारे पास में कुछ एक, यस, आपने ना जोरासिक एरा के बारे में सुना होगा कि हमारे पास में पहले पहले क्या होता था कि डायनासोर्स होते थे, लेकिन क्या हुआ कि वो अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं हो पाए, एडजस्ट नहीं कर पाए, तो आज के टाइम पे उनकी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं। लेकिन ह्यूमन बींग आज भी जिंदा है, बहुत सी स्पीशीज़ आज भी जिंदा है जो उस टाइम पे थी। और इसी तरीके से आपने बहुत सारी स्पीशीज़ के बारे में सुना था होगा कि जो पहले पहले थी वो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी, लेकिन वो एनवायरनमेंट के अनुसार एडजस्ट नहीं हो पाई, इसलिए आज के टाइम पर वो है ही नहीं है, लुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो डार्विन ने कहा था कि हमारे पास में नेचर कुछ ही चीज़ों को सिलेक्ट करके रखता है जो कि एनवायरनमेंट में एडजस्ट हो पाती हैं, बाकी की सारी जो है वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, ठीक है। और इसी से जो हमारे पास में जो ट्रेट्स आ जाते हैं ना एडजस्ट होने के लिए, वो अगली पीढ़ियों में भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं। अब लेमार्क का आप एग्जाम्पल देखो, ठीक है। इसने बोला कि हमारे अंदर ना एक कैपेबिलिटी होती है, एक अर्ज होती है, क्या कि हमारे पास में जो बेसिक नीड्स हमें चाहिए, जैसे कि खाना पीना, स्वास्थ्य हो गया, कुछ चीज़ें जो हमें बेसिकली चाहिए, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो डेवलप हो पाते हैं और उसके अकॉर्डिंग जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने दिया था जिराफ का, ठीक है। अब जिराफ की पहले गर्दन छोटी होती थी, लेकिन पेड़ों के ऊपर जो है वो, जैसे कि वो कहीं ऐसे से एरिया में रहता था कि जहाँ पर जो खाने पीने की चीज़ें हैं, यानी कि पत्ते वगैरह, वो ऊंचे ऊंचे पेड़ों पे लगते थे, तो उनको खाने के लिए उसकी गर्दन जो है वो लंबी होगी, और आगे चल करके उसकी जो पीढ़ियाँ आई उनमें लंबी गर्दन वाले बच्चे ही पैदा हुए, ठीक है। तो ये था हमारे पास में बेसिक नीड्स को लेकर के लैमार्क ने जो दिया था, ठीक है। तो इसी तरीके से ये इवोल्यूशन को डिफाइन करता है कि किस तरीके से इसमें इवोल्यूशन हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट मैंने आपको बताया कि उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं जो कि हमें अफेक्ट करती हैं एक्सेप्ट आर जेनेटिक मेकअप। इसमें हमारे पास में सोशल फैक्टर्स आ जाते हैं, एजुकेशनल आ जाते हैं, मोरल आ जाते हैं, इकोनॉमिकल आ जाते हैं, पॉलिटिकल, इमोशनल, कल्चरल आ जाते हैं, लेकिन ये परिवर्तनशील हैं। हम अपने अकॉर्डिंग चाहें तो उनको बदल सकते हैं और अपनी स्थितियों को भी बदल सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया कि डायनामिक इन नेचर है, परिवर्तनशील है। हमारा जन्म पुअर फैमिली में हुआ है, लेटर हम रिच भी बन सकते हैं। अगर हम किसी ऐसी फैमिली में पैदा हुए जहाँ पर एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ अच्छी नहीं है, तो हम कोई टेस्ट क्रैक कर सकते हैं, हमें कोई गाइड करने वाला मिल सकता है। एनवायरनमेंट चेंज होते ही हम या तो सिंगर, डांसर, कुछ भी बन सकते हैं, ठीक है। तो ये प्लेस, सिचुएशन, अपॉर्चुनिटीज़ सब जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, और इसको नर्चर के साथ में रिलेट किया जाता है, पोषण के साथ में रिलेट किया जाता है, जो कि डेवलप करता है पर्सनैलिटी को, ठीक है।
ये इतना इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया कि जे बी वॉटसन जो कि फादर ऑफ बिहेवियरिज्म कहे जाते हैं, उन्होंने कहा था कि किसी भी बैकग्राउंड के, यानी कि कैसे भी माता पिता के, कैसी भी सिचुएशन में रहने वाले किन्हीं 12 बच्चों को आप मेरे पास में ले आओ, यानी कि 1 दर्जन बच्चों को, और मैं उन्हें ऐसा वातावरण दूंगा कि जो चाहूँगा वो बना दूंगा। ठीक है, वो इतना बिलीव करते थे एनवायरनमेंट के ऊपर, यानी कि हेरिडिटरी रूप से हमें कुछ भी मिल सकता है, लेकिन अगर एनवायरनमेंट सूटेबल मिले तो हम कुछ भी बन सकते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम। नेक्स्ट है एजुकेशन की। अगर हम बात करें तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस क्या है हमारे पास में। ठीक है, ये किसी की परफॉर्मेंस को, किसी के लाइफस्टाइल को इम्प्रूव कर सकता है अगर एजुकेशन हमें अच्छे से मिल सके। ठीक है, अब लॉज ऑफ हेरिडिटी के हमारे पास में कुछ एक लॉज आते हैं। ठीक है, जैसे कि और एनवायरनमेंट को मिला करके हम उसमें एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ला करके अच्छे रिजल्ट ला सकते हैं। तो सबसे पहला जो लॉ आता है वो आता है लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, यानी कि समानता का नियम। इसमें क्या होता है कि जैसे माता पिता वैसा बच्चा। ठीक है, अगर मान लो कि पेरेंट्स जो वो बहुत ज़्यादा शार्प माइंडेड है, तो वैसे ही बच्चा आगे आगे कि उसका भी माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा शार्प है, वो बहुत इंटेलिजेंट है, फास्ट चीज़ों को कैच करता है, क्रैक कर लेता है। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि हमारे पास में हेरिडिटरी रूप से ही ऐसे गुण मिल गए हैं जिसकी वजह से हम शार्प काम करेंगे, फटाफट से काम कर लेंगे, और एनवायरनमेंट अच्छा मिलता है तो हम बहुत ज़्यादा आगे निकल जाते हैं। दूसरा है लॉ ऑफ वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता का नियम। जैसे कि आपने मेंडल के लॉ में देखा कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यानी कि अलगाव का नियम, पृथकता का नियम। तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास में ट्रेड्स में जो डोमिनेटिंग ट्रेड है, अच्छे वाला गुण और बुरे वाला गुण दोनों साथ में विद्यमान होते हैं, लेकिन जब हमारे पास में जो गौण गुण है, यानी कि जो प्रधान नहीं है, वो भी साथ में ब्लेंड रहता है, और जैसे ही उसको मौका मिलता है वो क्या करता है, अपने आप को अलग से शो कर देता है। ठीक है, तो इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि जो इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं या जिनका कलर बहुत ज़्यादा फेयर है वो फेयर ही हैं, उनमें डार्क कॉम्प्लेक्शन भी विद्यमान है। ठीक है, और अगर बच्चे में डार्क कॉम्प्लेक्शन डोमिनेटिंग हो गया आगे चल के, या दोनों तरफ से सेम जैसा गुण आ गया, तो वो बच्चा अलग बिहेव कर सकता है जैसे उसके पेरेंट्स थे। ठीक है, तो ऐसे केस में इंडिविजुअल डिफरेंसेस के चांसेस रहते हैं। ठीक है, और पेरेंट्स से अलग गुणों के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे में टीचर्स को कंपेयर नहीं करना चाहिए कि आपके पेरेंट्स इंटेलिजेंट थे या वो किसी फील्ड में बहुत अच्छा कर गए तो आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो उस अगर हम लॉ को ध्यान में रखते हैं तो बच्चे के अलग गुण हो सकते हैं, उनके ऊपर फोकस करके उनको एनरिच करके हम अच्छा बना सकते हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ रिग्रेशन, यानी कि प्रत्यागमन का नियम। ठीक है, तो इसमें एवरेज का नियम जो है वो दिया जाता है। बोलते हैं कि जैसे कि हमारे पास में जो टॉल पेरेंट्स होंगे ना, दोनों के दोनों मान लो कि बहुत लंबे हैं, तो उनका बच्चा ज़रूरी नहीं कि उस लेवल का टॉल होगा, उससे थोड़ा छोटा भी रह सकता है। ठीक है, या हो सकता है कि उनसे ऊपर चला जाए। अगर दोनों पेरेंट्स छोटे हैं तो उनसे थोड़ी ज़्यादा हाइट भी हो सकती है, क्योंकि एवरेज का नियम इसमें चलता है। ठीक है, कि दोनों के गुण मिल करके एक एवरेज की तरह काम करते हैं। ठीक है, और उसके इक्वल नहीं हो पाते हैं। तो इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं तो एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस में हम क्या कर सकते हैं, हेरिडिटी से इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, इस बात को टीचर समझ सकते हैं, उनको एनवायरनमेंट पॉलिसीज़ और मेथड्स अच्छे दे करके उनको अच्छा एनरिच एनवायरनमेंट दे के उनकी डेवलपमेंट अच्छी की जा सकती है। दूसरा है कि उनके लिए सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रख सकते हैं लॉ नंबर 2 के अकॉर्डिंग, अगर वो पेरेंट्स जैसे नहीं हैं या अपने भाई बहन की तरह सिमिलैरिटीज़ नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जानी चाहिए, उनका कंपैरिजन नहीं किया जाना चाहिए, उनकी अपनी जो खूबियाँ हैं उनको अप्रिशिएट करके, उनको एनरिच करके, उसको डेवलप करके उस फील्ड में उनको लेकर के जाना चाहिए। तीसरा लॉ मैंने आपको जैसे कि बताया कि एवरेज वाला, तो उसमें अगर उनको हम री इन्फोर्स करते हैं, एनकरेजमेंट देते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं, तो वो बच्चे भी बहुत अच्छा अपनी लाइफ में कर सकते हैं। सो ये था हमारे पास में रोल हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो हमारे पास में टोटल जो पर्सनैलिटी बनती है, चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड करती है, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद में आई होगी, और अगर आपने इसको अच्छे से समझा होगा तो आप इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आएंगे उनको आराम से क्रैक कर पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।